Hello, class 7. Today we are going to study in your history, chapter number 7, tribes, nomads, and settled communities. In which this story or this history lesson, we studied about the different types of tribes, how are they work, what are the nomads, and what are the settled communities. So, as we know that India is our large parts of subcontinent, and there are the different types of societies are lived were lived from the various types of times or from for a long period of time और according to the rules of Varna. बच्चों आपको पता ही है कि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारी सोसाइटी है जो कि वर्ण व्यवस्था है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार प्रकार के इस मेनली वर्ण व्यवस्था यहाँ पर फैली हुई है। यहाँ पर हाई और लो कास्ट के लोग भी रहते हैं, रिच और पुअर भी रहते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो मुगल एम्पायर आए थे उनके आने के बाद में इसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो काफ़ी हद तक छिनबिंदी हो चुकी थी, हट भी गई थी। बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़, अगर हम बिग सिटीज़ की बात ना करें तो हम बहुत दूरस्थ व्यक्तियों की बात करते हैं। दूरस्थ व्यक्तियों में हमारी जो ऐसी सोसाइटी भी हैं बहुत सारी जो कि जिसमें ब्राह्मण लोग प्रिस्क्राइब नहीं हैं, बल्कि वो वहाँ पे सोशल रूल्स वगैरह कुछ नहीं चलते। वहाँ पे अनइक्वल क्लासेस जो है न्यूमरस बहुत ही कम हैं, डिवाइडेड, और इनको इन सोसाइटीज़ को मेनली ट्राइब्स बोलते हैं, यानी कि जंगली जनजातियाँ। जंगली जनजातियों में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज आपके बीच में भी पाई जाती हैं, और इसके जो ट्राइबल मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे आपस में किनशिप बॉन्ड से बंधे होते हैं, यानी कि आपस में कोई ना कोई रिलेशन से बंधे होते हैं। इनका मेनली जो अपना लाइवलीहुड कमाने का तरीका होता है वो अर्निंग इनकी होती है लाइवलीहुड की एग्रीकल्चर, हंटर गैदरिंग, यानी कि ये हंटिंग करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं, हर्डर्स होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, जानवरों को पालते हैं झुंड में और उनको घुमाते फिराते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। नोमैडिक पीपल का मतलब हुआ कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं, जैसे कि गुज्जर लोग होते हैं। ट्राइबल ग्रुप जो होता है वो कुछ लैंड एरिया को कंट्रोल कर लेता है और उनको पास्चर्स वगैरह भी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि ये अपने खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेके चलते हैं और उनकी रूलिंग अपनी ओन होती है। बहुत सारा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है इंडिया का वो ट्राइबल एरिया से घिरा हुआ है, जहाँ पे फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, डेजर्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे बहुत टाइप की ट्राइब्स पाई जाती हैं। और ये मैक्सिमम जो हमारे देश का एरिया है वो मोस्ट पावरफुल तब हुआ जब वहाँ पर बहुत मेन मेन सोसाइटीज़ आई, और जिसमें ट्राइबल लोगों ने भी अपना पूर्ण भागीदारी किया हमारे देश की आज़ादी दिलाने में। ठीक है, अब आता है कि ट्राइबल लोगों का जो कल्चर होता है, कस्टम होता है, वो सब रिचुअल्स वगैरह सब सेपरेट होते हैं इन कास्ट बेस्ड सोसाइटी से। बट जब इंडिया की फ्रीडम की बात आती तो ये ट्राइबल लोगों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे बिरसा मुंडा को आप लोग सभी जानते होंगे, बिरसा मुंडा एक ट्राइबल पीपल था, लेकिन उसने फिर भी हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस की बात आई, फ्रीडम की बात आई, तो उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और कास्ट बेस्ड सोसाइटी में और ट्राइबल सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी के ऊपर डिपेंड रहती हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और इनके रिलेशनशिप वगैरह, जैसे कि जो सुवर्ण अवस्था के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो उनके साथ शूद्रों का संबंध कैसा रहा। और ट्राइबल एरियाज़ के पीपल्स के लोग साथ के साथ ये जो ऊंची कास्ट के लोग होते हैं वो हमेशा अनटचेबिलिटी को बिलोंग करते हैं, अनटचेबिलिटी मनाते हैं। इनके साथ बहुत सारा इन्होंने जो है कॉन्फ्लिक्ट भी कई कई मुद्दों पर कई कई ऐसे इशू हो जाते हैं जिन पर ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे कई सारी सोसाइटीज़ में चेंज आए। चलिए देखते हैं कैसे हुए, हु आर द ट्राइबल पीपल। कंटेम्पररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, यानी कि जो हमारे आजकल के हिस्टोरियंस हैं और ट्रैवलर्स हैं वो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देते हैं ट्राइब्स के बारे में। कुछ ही एक्सेप्शंस, जैसे कि कुछ ही हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलता है ट्राइबल पीपल का, और रिटर्न रिकॉर्ड भी बहुत कम मिलता है जिसमें ये बताया जाता है कि इनका जो ट्रेडिशन है, जो इनकी परंपरा है वो ओरल है। ये लोग बहुत कुछ जो है वो ओरल गाते हैं, मतलब मौखिक रूप से बोलते हैं। ये अपने कस्टम्स में रिच होते हैं, बट इनका जो लिखित इतिहास है वो बहुत कम मिलता है। पंजाब में जैसे कोखर है, कोखर ट्राइब जो है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही है 13th और 14th सेंचुरी में। उसके बाद में गखर्स आए यहाँ पर। गखर्स में कमाल खान गखर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक मनसबदार हुआ था, मुगल एम्पायर एम्परर अकबर का एक बहुत बड़ा मनसबदार था जो कि गुजरात में हुआ था। इसका नाम कमाल खान गखर था। ऐसे ही मुल्तान और सिंध में लांगाज और अरगुन्स लोग थे जो डोमिनेटेड थे उस टाइम बहुत ज़्यादा मुगल्स में। बलूचिस्तान वगैरह में भी ये पावरफुल हुआ। और ये जो ट्राइबल पीपल होते थे ये अब कई सारे छोटे छोटे क्लान्स में बटे होते थे, और इनके जो चीफ होते थे यानी कि जो मुख्य लोग होते थे वो अपने अपने जो पूरी ट्राइब्स को कई सारी क्लान्स, कई सारी जनजातियों में बांट के रखते थे। जैसे कि वेस्टर्न हिमालयाज़ में देखें तो मेनली जो है गद्दीज वगैरह होते हैं। जो गद्दीज लोग होते हैं वो मेनली भेड़ पालक होते हैं, भेड़ों के पालन करते हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाएं सब कॉन्टिनेंट में तो वहाँ पे नागाज लोग मिलेंगे, जैसे कि आप मणिपुर, मिजोरम, गुजरात, नागालैंड में चले जाइए, नागालैंड में आपको नागाज लोग बहुत मिलेंगे।
गुजरात मणिपुर के एरिया में अहोम्स मिलेंगे और बहुत सारे लोग अलग अलग मिलेंगे। बिहार में भी बहुत सारी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियाँ आज भी बहुत पाई जाती हैं। राजा मानसिंह 12th सेंचुरी में अकबर के फेमस जनरल थे जिन्होंने अटैक किया था चिरोज पर, जो कि 1591 में जनजाति पाई जाती थी यहाँ। फिर उसके बाद में औरंगजेब के अंडर में भी मुगल फोर्स ने बहुत ज़्यादा चिरोज नाम के एक जनजाति थी जिसने अपना किला बनवाया था, उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको जीत लिया। मुंडाज और संथाल्स का भी बहुत लड़ाई हुई थी। मुंडाज और संथाल्स मेनली उड़ीसा और बंगाल रीजन में पाए जाते थे। फिर आता है महाराष्ट्र में, जो ये हाईलैंड है, इसमें महाराष्ट्र के पास जो हाईलैंड है, बहुत ऊंचे जो एरिया, जैसे कर्नाटका है, वहाँ पे कोलीज होते हैं, बेराड्स होते हैं। कोलीज जो है वो ओनली गुजरात के एरिया में रहते हैं। उसके साउथ साइड पे चले जाइए तो कोरगाज मिलेंगे, वेतराज मिलेंगे, मारवाड्स भी मिलेंगे। भील वगैरह जो है वो भील जनजाति बहुत बड़ी जनजाति है जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। लगभग लेट 16th सेंचुरी के लगभग उसमें अगर ये जो भील जनजाति के लोग थे ये बहुत बड़े पशुपालक और किसान थे, जमींदार भी थे। भील क्लान के लोग जो है वो हमेशा हंटर और गैदरर्स बन के भी रहे। गोंड जनजाति पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ये भी बहुत बड़ी जनजाति है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में रहती है। और नोबैड्स जो होते हैं वो, या मोबाइल पीपल्स जो होते हैं, वो जीवन यापन कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि नोमैडिक पास्टोरलिस्ट जो होते हैं वो बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। वो अपने साथ जानवर रखते हैं, जैसे गुज्जर लोग होते हैं हमारे यहाँ, वो जानवरों में जैसे भेड़ है, बकरी है, भैंसें हैं, गाय, ये सब रखते हैं अपने साथ में। और इनके साथ जो है वो इनके दूध का उत्पादन करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनके मीट वगैरह बेचते हैं। और पास्टोरल प्रोडक्ट्स जैसे कि जैसे इनके जो दूध से बनी चीज़ें, जैसे कि जानवरों से बनी चीज़ें, जैसे कि ऊन बेचना, घी बेचना इत्यादि सब बेचते हैं और उससे अपना एग्रीकल्चर वगैरह चलाते हैं, या सॉरी उनसे अपना जीवन यापन चलाते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं। और ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, कुछ एरिया पे कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, उसमें उसमें जंगल वगैरह को साफ करके वहाँ पर ग्रेन्स उगाते हैं और क्लोथ्स वगैरह, यूटेंसिल्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाने का काम ये लोग करते हैं। बहुत सारे इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में भी बिकते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह भी एनिमल्स के थ्रू करते हैं। ऐसे ही हम लोग के यहाँ बंजारा एक जनजाति पाई जाती है। बंजारा जनजाति जो है वो भी नोमैडिक है। ये कारवां में चलते हैं, बहुत सारे झुंड बना के, इसको टांडा बोलते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी बंजारों का यूज़ किया था, जिससे कि उसने अपने ग्रेन्स वगैरह को, अनाज वगैरह को ट्रांसपोर्ट करा था मार्केट, सिटी की मार्केट में। जो जहांगीर था, वो शहंशाह जहांगीर जो था, उसने भी अपनी प्रशस्ति में लिखा है इन बंजारों के बारे में कि बंजारे लोग जो जाते थे ये बड़े बड़े अपने बैलगाड़ियों पर ये अनाज वगैरह ले जाया करते थे और वो डिफरेंट एरियाज में जाकर उसको बेचते थे। मिलिट्री कैंपेनिंग भी मुगल्स जो है वो इन बंजारों के थ्रू करते थे। और मिलिट्री कैंपेनिंग जैसे कि जब मुगलों की सेना कहीं जाती थी तो बंजारा लोग जो है वहाँ पर जा करके लगभग अपने 1 लाख बुलक्स तक ले जाया करते थे और उससे जो है इनको अनाज की व्यवस्था कराते थे और अनाज का अरेंजमेंट भी कराते थे। अब इसके बाद आता है बच्चों कि जो पास्टोरल ट्राइब्स थी जो कि जानवरों को पालती थी, उनको बेचती थी, जैसे कि मवेशी लोगों में जैसे घोड़े बेचना, और अमीर लोगों को घोड़े बेचते थे। ये पिटी पेडलर्स, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बेचारा पैदल जाकर कर रहा है तो उसको गांव गांव जा कर के घोड़ों को बेचना, उनकी रस्सियाँ और चटाई बनाने का काम करते थे, कोट सैक्स, बोरे बनाने का काम करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे जंगलों से औषधियाँ लाया करते थे, जैसे कि मेडिकामेंट्स। बहुत सारे लोगों को वो औषधियाँ भी बेचते थे। तो इस तरीके से जो ये इसमें कई सारी ऐसी जनजातियाँ भी थी जो इंटरटेनमेंट करती थी, नाचने गाने का काम करती थी डिफरेंट टाउन्स में और उससे अपना पैसा कमाती थी, जीवन यापन करती थी। अब आता है न्यू कास्ट और हायरकीज के आने से हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे चेंज हुई। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ी और सोसाइटी की नीड बढ़ती गई तो लोगों का ज्ञान भी बढ़ा। लोगों के ज्ञान बढ़ने से क्या हुआ, जो छोटी छोटी जनजातियाँ थी, जातियाँ थी, वो वर्णास में बट गई। वर्णास में बटने के बाद में जो न्यू कास्ट सब में से निकल के आई, सबसे बड़ी जाति होती ब्राह्मणों की। और दूसरे हाथ पे ब्राह्मणों की जनजाति के जस्ट विपरीत जो है ट्राइबल एरिया में, सोशल ग्रुप्स में जो ट्राइब्स होती थी उसमें पूरे स्टेट को जातियों में, कई सारी जातियों में बांटा गया था। स्पेशली अगर देखें तो आर्टिशियंस थे, स्मिथ थे, मतलब सुनार, बढ़ई, मिस्त्री जो घर बनाते थे, उसमें भी कई सारी जनजातियों में बांटा गया था इनको। तो अब जातियां आने लग गई वर्णा की ओर। मतलब पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुरू होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों ने क्राफ्ट वर्क को अपनाया तो कोई क्राफ्ट हो गया, कोई बढ़ई हो गया, कोई काश्तकार, कोई सुनार बन गया। इस तरीके से सोसाइटी जो है ऑर्गेनाइज हो गई।
क्षत्रियों की जगह राजपूतों ने ले ली 11वीं और 12वीं शताब्दी में। उसके बाद हूण आए, चंदेल आए, चालुक्य आए हमारे देश में। फिर ट्राइबल्स में जैसे राजपूतों ने ट्राइबल्स की भी बहुत सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर एरियाज़ में भी ये ट्राइबल पीपल्स आकर के इमर्ज हुए और उन्होंने अपनी पावर को बहुत बढ़ाया। राजपूतों की जो क्लान्स थी वो धीरे धीरे और ग्रोथ करने लग गई, और ट्राइबल पीपल ने इन लोगों को फॉलो भी किया। ब्राह्मण समाज ने भी कई कई जनजातियों को सपोर्ट भी किया है और कास्ट सिस्टम से ऊपर उठ के इनका सम्मान भी किया है। तो जो लोअर जनजाति के लोग थे, कई कई बार क्या होता था कि जो ब्राह्मण लोग होते थे वो इन जनजातियों का विरोध भी करते थे कास्ट सिस्टम के दौरान। बहुत सारी जनजाति से पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पास में आई, जैसे कि इस्लामिक, बहुत सारी जनजातियों ने इस्लाम धर्म भी अपना लिया था, और उन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे अनइक्वल सोशल ऑर्डर थे जो कि जनजातियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, और बहुत सारे जो रूढ़िवादी हिंदू लोग हैं वो भी कई सारे एरिया में इन जनजातियों को एक्सेप्ट नहीं करते। इनको जैसे टेम्पल्स वगैरह में जाने के लिए मना था, और इनका सोशल ग्रुप अलग काम करता था। अब क्लोजर लुक लेते तो गोंड एक जनजाति है जो कि मेनली मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, यानी कि झूम खेती वगैरह करती थी। राजा और राई के बीच में इनका जो क्लान बटा हुआ था, और अकबरनामा में इसका पूरा वर्णन मिलता है कि जो एक गढ़ा गढ़ा कटंगा नाम की जो जगह है वहाँ पे गोंड किंगडम का बहुत बड़ा राज्य था, जैसे 70,000 गाँव उसमें जुड़े हुए थे। पूरी जो किंगडम थी उसको कई सारे गढ़ों में बांटा गया था, और हर एक गढ़ का जो कंट्रोल होता था वो चलाने वाला गोंड क्लान का व्यक्ति था। 84 विलेज जो थे वहाँ पर बहुत फेमस थे, उनका 84 गांव का एक यूनिट बनाया जाता था जिसको बारहोड बोलते थे। और बारहोड में जो मतलब 12 होड में 12 गांव होते थे, और 84 विलेज में 84 गांव हुआ करते थे। अब आता है कि जो गोंड उस समय नेचर में बहुत बड़ी जनजाति के रूप में उभरे थे, जिन्होंने अपनी पूरी क्लान को कई सारे अनइक्वल सोशल क्लास में डिवाइड किया था। ब्राह्मण रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मणों को भी गोंड लोगों ने, गोंड राजाओं ने बहुत बड़ी बड़ी जगह जगह दान की थी। गोंड चीफ्स को राजपूतों के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे कि अमन दास नाम का एक गोंड राजा था। गढ़ा कटंगा का एक राजा था जिसका नाम था अमन दास। अमन दास जो है वो गढ़ा कटंगा जो किंगडम थी उसका एक बहुत बड़ा राजा हुआ, गोंड राजा था, जिसको संग्राम शाह की उपाधि दी गई थी, और राजपूतों ने इसको संग्राम शाह की उपाधि दी। उसका बेटा था दलपत, जिसने एक ये जो राजपूत राजकुमारी थी दुर्गावती उससे विवाह किया था, जो कि सालवाहनों की पुत्री थी। और चंदेल राजपूत राजाओं में इनकी शादी हुई, महोबा के रहने वाले थी। दलपत जो था उसकी डेथ के बाद में रानी दुर्गावती बहुत बड़ी सक्षम रूलिंग करने वाली बनी, जिसका 5 साल का बेटा जो था उसका नाम था वीर नायर। और उसकी किंगडम में 1565 तक मुगलों में आसफ खान ने गढ़ा कटंगा पर अटैक किया, और रानी दुर्गावती ने उसका बहुत वीरता से सामना भी किया। उसके बाद वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए मर गई, और उसके बाद उसने सरेंडर तो नहीं किया लेकिन मरना पहले पसंद किया रानी दुर्गावती ने, और उसके बाद उसके बेटे की भी डेथ हो जाती है कुछ दिनों बाद। अब गढ़ा कटंगा जो था एक बहुत बड़ा रिच स्टेट था। यहाँ पर इन्होंने इनकी जो मतलब गढ़ा कटंगा जो जनजाति थी, जहाँ पर मतलब गढ़ा कटंगा जो एक किंगडम था बहुत बड़ा, यहाँ का मेन जो ट्रेड था, व्यापार था, वो क्या था? वो था कि जंगली जानवरों में जंगली हाथियों को पकड़ना, उनका एक्सपोर्ट करना, उनको बाहर भेजना, उनको बेच देना। मुगलों ने गोंडों को हरा दिया था, और उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े राज्य पे कब्जा कर लिया था गढ़ा कटंगा के। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो कॉइन थी, जो प्रीशियस कॉइन्स थे, उनके कीमती सामान थे, सिक्के थे, एलिफेंट थे, उनको लूट लिया था। और लास्ट में जो है चंद्रशाह के राज्य में जो चंद्रशाह था वो बीर नायर का अंकल था, और उसने जो है पूरा राज्य था गढ़ा कटंगा का उसको मुगलों के हाथ में दे दिया था। फिर मुगलों के बाद में बुंदेलाज और मराठास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हुए। अब आता अहोम की बात। अहोम लोग जो थे वो ब्रह्मपुत्रा वैली से माइग्रेट होके आए थे, जो कि 13 सेंचुरी के करीब, जो म्यांमार बर्मा पड़ता है, जहाँ पे बर्मा है, म्यांमार या श्याम देश कहलाता है, थाईलैंड के पास है। यहाँ से एक अहोम जनजाति आई थी ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए, और इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम इनका था उसको भूइयाँ बोलते हैं, जो जमींदार थे ये लोग। और इन्होंने छोटी सी किंगडम थी चुटियाज,
और कोच हाजो नाम की जगह थी, उसको सब्जुगेट कर लिया था, कब्जा कर लिया था उस पर। और 1660 ईस्वी तक लगभग यहाँ पर हाई क्वालिटी का गन पाउडर और तोपें बनाई जाती थी। अहोम लोगों ने बहुत सारा साउथ वेस्ट से इन्वेस्ट किया, मतलब ये उन्होंने आक्रमण किया, भारत में घुसे। 1662 में मुगलों का राजा था मीर जुमला, उसने अहोम पर किंगडम पर अटैक किया। बहुत वीरतापूर्वक अहोम लड़े और मुगलों ने उसको हरा दिया लास्ट में। और अहोम जो स्टेट था इसमें फोर्स लेबर थी, मतलब फोर्स लेबर का मतलब है कि जब मुगलों ने इसको जीत लिया तो उन्होंने यहाँ के लोगों को लेबरशिप में उतारा, बहुत कड़ी मेहनत कराई। इनका जो स्टेट होता था जहाँ पर अहोम लोग होते थे, वहाँ पर मुगलों का राज होने के बाद में उसको पाक पाक्स बोलते थे। और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसकी गणना की जाती थी हर साल। यहाँ के गांव के लोगों को बहुत सारे, अगर गांव में कोई कम हो जाता तो उनको पाक भेज दिया जाता था। इस तरीके से जो हैवली पॉपुलेटेड एरियाज थे, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया गया कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। जब ऐसा किया गया तो कई सारे अहोमों को अपनी जनजाति से अलग कर दिया गया। उनको जहाँ पर हैवली पॉपुलेटेड एरियाज थे वहाँ से उनकी फैमिलियों को लेस पॉपुलेटेड एरियाज में भेजा गया। तो 17वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया था। बहुत सारे एडल्ट्स होते थे, एडल्ट्स में मेल्स लोग, उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए विवश किया जाता था, वो आर्मी ज्वाइन करते थे। बाकी जो लोग थे, जैसे बूढ़े लोग होते थे, मध्यम वर्गीय थे, वो सारे के सारे लोग जो है, कहीं कोई मिस्त्री का गिरी का काम करता था, कोई पब्लिक वर्क, कोई इरिगेशन सिस्टम, कोई खेती करता था, डैम्स बनाता था, ये सब काम करते थे। पूरी जो अहोम सोसाइटी थी वो कई सारे क्लान्स और खेल्स में डिवाइडेड थी। और अहोम लोगों में बहुत ज़्यादा कास्ट थी, वो आर्टिसियंस की थी। आर्टिसियंस के अलावा इनका पूरा जो कंट्रोल था वो एक खेल का कंट्रोल कई सारे गाँव में होता था। किसान वगैरह इनसे बहुत बड़ी विलेज कम्युनिटी से जुड़े रहते थे। अहोम्स लोग मेनली जो है अपनी जनजाति के भगवान की पूजा करते थे। लगभग 17वीं सेंचुरी के हाफ में देखा जाए तो ब्राह्मणों का जब वर्चस्व बढ़ा तो मंदिरों और ब्राह्मणों की जब ज़्यादा स्थापना होने लग गई तो इन्होंने अहोम लोगों का विरोध भी किया। इसमें एक शिव सिंह राजा हुए थे जो हिंदुज़म को बहुत ज़्यादा मानते थे। इन्होंने अहोम लोगों को बहुत ज़्यादा नकारा और अहोम लोगों ने जो है ट्रेडिशनली सारा सब कुछ फिर भी बहुत कुछ नहीं छोड़ा और उन्होंने मतलब अपने धर्म के आगे हिंदुज़म को नहीं अपनाया। अहोम सोसाइटी जो थी बहुत सोफिस्टिकेटेड थी। यहाँ पर अहोम सोसाइटी से कई सारे हमारे यहाँ विद्यार्थी स्कॉलर्स वगैरह हुए जिन्होंने जिनको इनाम में बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज़ मिले हैं, राजाओं ने दिए हैं। थिएटर को इस समय इनक्रेज किया जाता था। ये बहुत सारा जो है, मतलब इनका कल्चर बहुत डेवलप था। ये थिएटर करने में भी फेमस थे। एक इम्पॉर्टेंट संस्कृत ग्रंथ मिला है जो कि लोकल लैंग्वेज में लिखा गया है। हिस्टोरिकल वर्क्स मिलता है अहोम लोगों का, जो का नाम था बुरंजीज। बुरंजीज जो है वो हिस्टोरिकल वर्क है, एक ऐतिहासिक काम है जो कि अहोम लोगों ने के लिए लिखा गया है। ये फर्स्ट अहोमिक लैंग्वेज में लिखा गया है। पहला तो ये अहोम भाषा में लिखा गया था, उसके बाद इसको असमिया में ट्रांसफ़र कर दिया गया, असमिया में ट्रांसलेट किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बुरंजीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि सोशल चेंजेस होने लग गए हमारे संसार में। और हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था पहले थी, उसके बाद में ट्राइबल पीपल के आने के बाद उन्होंने इंटरेक्ट किया इसके बीच में। ट्राइबल पीपल ने बहुत सारा सोसाइटी में एडेप्टेशन भी किया, चेंजेस लाए। उन्होंने अपनी लाइवलीहुड को कमाने के लिए डिफरेंट ट्राइब्स ने कई सारे पीरियड ऑफ टाइम में कास्ट सिस्टम को भी अपनाया। कास्ट बेस्ड सोसाइटी ने पहले इनका रिजेक्शन किया, उसके बाद इनको जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उन्होंने भी इसका रिजेक्शन किया। लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने बहुत बड़े देश में, हमारे बहुत बड़े देश के जो बहुत बड़े स्टेट्स थे उन पर वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन का कब्जा भी किया, अपने आप को पॉलिटिकली पावरफुल बनाया, मजबूत किया और धीरे धीरे जो है वो लार्जर एरियाज में कॉम्प्लेक्स किंगडम्स और एम्पायर्स भी बनाए। तो बच्चों ये चैप्टर अब यहीं से ख़त्म होता है। आपको मंगोल के बारे में भी जानना है कि मंगोल एक जनजाति आई थी जो कि हमारे सेंट्रल एशिया में आई फॉरेस्ट एरिया से होते हुए। और एक्चुअली चंगेज़ खान और मंगोलों और तुर्कियों का एक मिक्स रूप था चंगेज़ खान। तो वो आया था मंगोलों की जनजाति से और ये चाइना की ट्राइब थी जो हमारे देश में इसने इन्वेट किया था। तो बच्चों अब ये लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। I hope that you will well understand with this lesson. Please keep watching and again and continue watching these lessons to well understand these lessons. Okay. So please subscribe my channel and share my videos too. Till then, goodbye.